Good morning, students. In our last class, the last topic that we have discussed was the crop protection management, right? In that topic, we have seen that how we can protect our crop from the insects, weeds, and other type of insects that can harm our crop, right? How we can protect our crop from being damaged, that all the things we have seen in our last class. Now today we are going to start with our next topic. Before that, we have to look at this table in which the nutritional value of animal products is given. जो मिल्क होता है उसमें इतना फैट होता है, इतना प्रोटीन होता है, इतना शुगर होता है, मिनरल, वाटर, राइट, इतना परसेंटेज में दिया हुआ है आपको. मिल्क में कौन कौन से विटामिन होते हैं, दिस थिंग ऑल्सो गिवन टू अस हियर, राइट. सो मिल्क, एग, मीट, फिश, it is just for general knowledge purpose. You can see this table here. Okay. The next topic that we are going to discuss here is storage of grain. अभी तक हमने पढ़ लिया कि हमारा जो प्रोडक्शन है उसको हम किन किन तरीक़ों से इंक्रीज़ कर सकते हैं. उसके बाद हमारा प्रोडक्शन को हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं हमारी क्रॉप्स को फ्रॉम द इंसेक्ट्स, वीड्स, राइट. नाउ अब हमारी क्रॉप जो है वो फाइनली रेडी हो गई, हमने उसको हार्वेस्टिंग भी कर ली, लेकिन अब उसको हम स्टोर कैसे करें, राइट. क्योंकि हम ऐसे ही खुले में तो सारी क्रॉप्स को रख नहीं सकते हैं. वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वो तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो उसको बहुत जल्दी हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है. और स्टोर, उनको प्रॉपरली स्टोर किस तरीके से करा जाए हमारी क्रॉप्स को, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. ओके. तो स्टोरेज लॉसेस इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कैन बी वेरी हाई. एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो स्टोरेज के लॉसेस होंगे वो बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट. कई बार ऐसा होता है कि अगर प्रॉपरली हमने क्रॉप्स को स्टोर नहीं किया तो जो फार्मर्स होते हैं उनका नुकसान हो जाता है, क्योंकि बारिश के कारण या और किसी फैक्टर्स के कारण उनकी जो क्रॉप होती है वो डैमेज हो जाती है, राइट. फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सच लॉसेस आर बायोटिक, insects, rodents, fungi, millet, mites एंड बैक्टीरिया. अगर हम बायोटिक फैक्टर्स की बात करें तो बायोटिक फैक्टर्स जो कि क्रॉप्स को हार्म पहुंचा सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, वो होते हैं इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, फंजाई, माइट्स एंड बैक्टीरिया. और वहीं अगर हम एबायोटिक फैक्टर्स की बात करें तो उसमें आ जाएगा मॉइस्चर एंड टेम्परेचर इन द प्लेस ऑफ स्टोरेज. मान लीजिए अगर आपने किसी स्टोर हाउस में आपके सामान को स्टोर कर रखा है, अगर वहाँ पे मॉइस्चर आ जाता है बारिश के टाइम पे, या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है या बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है, तो उसके कारण आपकी जो क्रॉप है वो डैमेज हो सकती है, राइट. These factors caused degradation in quality, loss in weight, poor germinability, discoloration of produce, all leading to poor marketability. और इन सब फैक्टर्स के कारण क्या होगा, या तो आपकी क्रॉप की क्वालिटी जो है वो कम हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी, उसका लॉस इन वेट हो सकता है, मतलब हो सकता है आधा सामान जो है वो वेस्ट हो जाए. पुअर जर्मिनेबिलिटी, जो आपकी जर्मिनेबिलिटी है, सीड्स का जो जर्मिनेशन है वो पुअर हो सकता है, कम हो सकता है. डिसकलरेशन हो सकता है, उनका कलर जो है वो फेड हो सकता है. और इन सब से क्या होगा, उनकी मार्केटेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, उनकी मार्केट वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी. इसका मतलब अल्टीमेटली फार्मर्स को जो है वो लॉस होगा. These factors can be controlled by proper treatment and by systematic management of warehouses. और इन फैक्टर्स को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? इन फैक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और एक सिस्टमेटिक मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है वेयर हाउसेस में. मतलब वेयर हाउसेस को इस तरीके से बनाया जाए कि उसके अंदर अगर हमने कोई सामान रखा है तो वो ख़राब ना हो, वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा ना जाए, टेम्परेचर ज़्यादा ना जाए, वहाँ पे टाइम टाइम पर इंसेक्ट, पेस्ट कंट्रोल होता रहे, राइट. तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए ताकि जो हमारी क्रॉप हैं वो ख़राब ना हो इन वेयर हाउसेस में, राइट.
preventive and control measures are used before grains are stored for future use. और ग्रेन को अगर हम फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर करके रख रहे हैं तो वहाँ पे हम काफ़ी सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लें, कंट्रोल मेजर्स लें. दे इंक्लूड स्ट्रिक्ट क्लीनिंग ऑफ द प्रोड्यूस बिफोर स्टोरेज. और इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपर क्लीनिंग हो, प्रॉपर ड्राइंग ऑफ द प्रोड्यूस, जो प्रोडक्ट्स हैं उसको प्रॉपरली ड्राई करके रखें, राइट. क्योंकि अगर पानी रहेगा उसमें मॉइस्चर रहेगा तो ख़राब होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं. फर्स्ट इन सनलाइट एंड देन इन शेड, उसको ड्राई करके रखें, पहले सनलाइट में और फिर शेड में, मतलब छाँव में. द फ्यूमिगेशन यूजिंग केमिकल्स दैट कैन किल द पेस्ट, केमिकल्स की हेल्प से फ्यूमिगेशन कराया जाए ताकि जो पेस्ट हैं वो किल हो सकें, मर सकें, राइट. तो इन सब तरीक़ों से हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें ताकि हमारा जो प्रोड्यूस है वो ख़राब ना हो, राइट. तो अभी तक हमने डिस्कस किया एग्रीकल्चर के बारे में कि किस तरीके से हम अपनी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और लास्ट में उसको किस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं, राइट. ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड. तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे लिए एक सोर्स ऑफ फूड होते हैं, लेकिन वहीं हमारे पास एक दूसरा सोर्स ऑफ फूड भी होता है जो कि होता है एनिमल हस्बेंड्री, राइट. एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है जब हम एनिमल्स को किसी बिजनेस पर्पस से उनकी टेक केयर करते हैं, उनको पालते हैं, तो उसको बोला जाता है एनिमल हस्बेंड्री, राइट. जैसे कि जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं जहाँ पे हैंस को रखा जाता है, दैट आर एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री. सो अब हम एनिमल हस्बेंड्री के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एनिमल्स को हम प्रॉपर तरीके से रख सकते हैं सो दैट हमारी जो फूड रिस्क की प्रॉब्लम है वो रिड्यूस हो सके. एनिमल हस्बेंड्री इज़ अ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक. एक साइंटिफिक तरीका होता है, एक साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है जिसमें कि एनिमल्स को रखा जाता है. इट इंक्लूड्स वेरियस आस्पेक्ट्स सच एज फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिजीज़ कंट्रोल. इसमें बहुत सारे आस्पेक्ट्स आ जाते हैं जैसे कि फीडिंग, एनिमल्स को खाना खिलाना, उनकी ब्रीडिंग करना, उनकी देखभाल करना, एंड डिजीज़ कंट्रोल, और उनको कोई बीमारी ना हो इस चीज़ का ध्यान रखना. ब्रीडिंग का मतलब होता है अगर हमको स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होती हैं तो हम उनके क्रोमोसोम्स को हाइब्रिडाइज करवा देते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द ब्रीडिंग. आप ब्रीडिंग नेचुरल तरीके से भी हो सकती है. एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड्स कैटल, गोट, शिप, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग. एनिमल बेस्ड फार्मिंग की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या, कैटल रियरिंग होती है, बकरियों को, गाय, भैंस, इन सबको पाला जाता है क्योंकि इनसे हमको मिल्क मिलता है, राइट. देन गोट, शिप, पोल्ट्री, पोल्ट्री मतलब हैंस को जब रखा जाता है. फिश फार्मिंग, फिश की भी फार्मिंग की जाती है क्योंकि इन सब से हमको कुछ ना कुछ एडिबल चीज़ें मिलती हैं. एडिबल मतलब होता है खाने योग्य, राइट. As the population increases and as the living standards increase, the demand for milk, egg and meat is also going up. जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हो, पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है और लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होती जा रही है, वैसे वैसे जो फूड की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, राइट. ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमको हमारी फूड की जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी. Also, the growing awareness of the need for human treatment of livestock has brought in new limitations in the livestock farming. और लोग जो हैं वो लाइफ स्टॉक फार्मिंग के बारे में अब ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होते जा रहे हैं. किस तरीके से वो एनिमल्स को टेक केयर करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं, लोग इसके बारे में काफ़ी अवेयर हो रहे हैं. Thus livestock production also needs to be improved. और लेकिन स्टिल इतने इम्प्रूवमेंट के बाद भी हमको जो लाइफ स्टॉक रियरिंग है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना है सो दैट वी कैन ओवरकम द फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, राइट. नाउ
हियर देर इज़ वन टॉपिक दैट इज़ द कैटल फार्मिंग। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि कैटल्स की फार्मिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब कैटल्स में कौन कौन आ गया? ऑल द एनिमल्स दैट गिव अस मिल्क, राइट। ऐसे एनिमल्स जो हमको मिल्क देते हैं उनको हम कैटल्स की कैटेगरी में रखते हैं। कैटल हस्बेंड्री इज़ डन फॉर टू पर्पस। कैटल की देखभाल किस लिए की जाती है? पहला, मिल्क एंड ड्रॉट लेबर फॉर एग्रीकल्चरल वर्क। एग्रीकल्चरल वर्क में आपको पता होगा पहले के टाइम पर खेतों की जुताई के लिए बैलों का यूज़ किया जाता था। तो कैटल की रेयरिंग दो कामों के लिए होती है, पहला मिल्क और दूसरा एग्रीकल्चरल वर्क के लिए, सच एज टाइलिंग, इरिगेशन एंड कार्टिंग। ये सब क्या होता है ये आप ऑलरेडी 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। इंडियन कैटल बिलोंग टू टू डिफरेंट स्पीशीज़। अगर हम इंडियन कैटल्स की बात करें तो ये दो स्पीशीज़ में होती हैं, इनकी दो प्रजातियां होती हैं, बॉस इंडिकस काउस एंड बॉस ब्यूबालिस बफेलोज। बॉस इंडिकस में काउज आ गई और बॉस ब्यूबालिस में बफेलोज आ गई। मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स। ऐसी फीमेल्स जो कि मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, मतलब जिनसे हमको मिल्क मिलता है, उनको बोला जाता है मिल्च एनिमल्स या डेयरी एनिमल भी बोलते हैं। वाइल द वंस यूज फॉर फार्म लेबर आर कॉल्ड ड्रॉट एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जिनको केवल फार्म पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे जो मेल स्पीशीज़ होती हैं जिनको केवल हम फार्म पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि बैल, उनको बोला जाता है ड्रॉट स्पीशीज़। और जिनसे हमको मिल्क मिलता है उनको बोला जाता है मिल्च एनिमल्स या डेयरी एनिमल्स। नाउ मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड्स टू सम एक्सटेंट ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द लोकेशन पीरियड। जो मिल्क प्रोडक्शन है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ऑन द ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड के ड्यूरेशन पे, जो लैक्टेशन पीरियड है वो कितने समय के लिए है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि मिल्क का प्रोडक्शन कितना होगा, राइट। मीनिंग द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ द काफ। जब एक मदर काऊ अपने काफ को बर्थ देती है उसके बाद ही मिल्क आता है, राइट। और उस पीरियड को कि कितने समय बाद जो मिल्क है वो आना चालू होगा उसको लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं। सो द मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड। कितने समय तक मिल्क आता रहेगा उसको बोला जाता है लैक्टेशन पीरियड। तो अगर हम लैक्टेशन पीरियड को इंक्रीज कर दें तो जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। एक्सोटिक और फॉरेन ब्रीड्स, फॉर एग्जांपल जर्सी ब्राउन स्विस, आर सिलेक्टेड फॉर लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड्स। इंडियन काउस के अलावा हम फॉरेन ब्रीड्स प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो लैक्टेशन पीरियड होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब वो ज़्यादा समय तक दूध देती हैं। तो मिल्क के लिए हम ज़्यादातर उनको प्रेफर करते हैं। यहाँ पर आपको एक स्पीशी का नाम दिया हुआ है, जर्सी ब्राउन स्विस, राइट। दीज आर द टू स्पीशीज़ ऑफ काऊ जो जिनका लैक्टेशन पीरियड ज़्यादा होता है और वो हमको ज़्यादा मिल्क देती हैं। वाइल द लोकल ब्रीड्स, फॉर एग्जाम्पल रेड सिंधी, साहीवाल, शो एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू डिजीज़ेज़। और अगर हम लोकल ब्रीड्स की बात करें जो इंडिया की हैं, तो जिसमें कि रेड सिंधी हो गई, साहीवाल हो गई, ये रेजिस्टेंस डिजीज़ेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करती हैं, मतलब ये आसानी से बीमार नहीं पड़ती हैं, राइट। तो जब ये आसानी से बीमार नहीं पड़ती हैं तो हमको इनकी टेक केयर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो दीज आर सम ऑफ द स्पीशीज़ जिनको हम प्रेफर करते हैं फॉर कैटल रियरिंग, क्योंकि इनसे हमको मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है और दूसरा ये बीमार इजीली नहीं पड़ती हैं। द टू कैन बी क्रॉस ब्रीड टू गेट एनिमल्स विद द बोथ द डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स। और इन दोनों की साथ में ब्रीडिंग करवाई जाती है ताकि इनसे जो ऑफस्प्रिंग बर्थ हो उसमें इन दोनों के कैरेक्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट हों, राइट। तो फॉरेन ब्रीड और लोकल ब्रीड, फॉरेन स्पीशीज़ और लोकल स्पीशीज़ की जब हम ब्रीडिंग करवाते हैं तो उनसे जो ऑफस्प्रिंग्स जन्म लेते हैं उनमें दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं, राइट।
तो बेसिकली देखा जाए तो उनकी उनकी जो क्वालिटीज़ होंगी वो और ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स कैरेक्टर्स, राइट? Proper cleaning and shelter facilities for cows and buffaloes are required for human farming. ह्यूमन फार्मिंग के लिए प्रॉपर क्लीनिंग और शेल्टर फैसिलिटीज़ की भी ज़रूरत होती है. काऊ और बफेलो को अगर आपको रखना है तो वहाँ पे आपको साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? जो काउडंग होता है वो प्रॉपरली टाइम टाइम पर वहाँ से हटाया जाए, साफ़ सफाई रखी जाए. दूसरा, उनको शेल्टर फैसिलिटीज़ अच्छे से दी जाएँ. ऐसा नहीं हो कि उनको बहुत ज़्यादा धूप लग रही है या बारिश के समय उनके पास प्रॉपर स्पेस नहीं है टू कवर देमसेल्व्स, राइट? सो उनके शेल्टर का भी प्रॉपरली ध्यान रखना पड़ता है. फॉर द हेल्थ ऑफ द एनिमल्स एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लीन मिल्क एज वेल, ताकि एनिमल्स जो हैं वो हेल्दी रहें और हमको उनसे जो मिल्क मिले वो अच्छी क्वालिटी का और क्लीन मिल्क मिल पाए, right? Animals require regular brushing to remove dirt and loose hair. उनकी रेगुलर बेसिस पे ब्रशिंग की जाए, राइट? जिससे कि वो साफ़ सुथरे रहें, उन पर जो डर्ट है, डस्ट है, वो जमा ना हो पाए और उनके उनके जो हेयर्स हैं वो भी रिमूव होते रहें. दे शुड बी शेल्टर्ड अंडर वेल वेंटिलेटेड रूफ्ड शेड्स. आपने देखा होगा काउज और बफेलोज को जहाँ पे रखा जाता है, वो जो शेल्टर्स होते हैं वो वेल वेंटिलेटेड होते हैं, मतलब वहाँ पे प्रॉपर जगह रहे एयर को पास होने की, क्योंकि अगर एयर पास नहीं हो पाएगी तो दे वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव देयर, राइट? तो जो उनके जो शेड्स बनाए होते हैं वो इस तरीके के बनाए जाते हैं कि वहाँ पे रेन ना आए, हीट ना हो ज़्यादा और ज़्यादा ठंड भी उनको ना लगे, राइट? तो उनकी कंफर्ट का ध्यान में रखकर इस तरह के जो शेड्स हैं वो बनाए जाते हैं. द फ्लोर ऑफ द कैटल शेड नीड टू बी स्लोपिंग सो एज टू स्टे ड्राई एंड टू फैसिलिटेट क्लीनिंग. और जो शेड्स जो उनके शेड्स होते हैं उसका जो फ्लोर होता है उसको थोड़ा सा स्लोप पे बनाया जाता है, राइट? स्लोप पे इसलिए बनाया जाता है कि ताकि अगर वाटर पानी आ रहा है रेनी सीजन में या अगर आप क्लीनिंग भी कर रहे हो तो स्लोप से उस जो क्लीनिंग की प्रोसेस है वो इजीली हो जाए. इसलिए उनके जो शेल्टर्स बनाए जाते हैं वो थोड़े से स्लोप पे बनाया जाता है उसका फ्लोर, राइट? ताकि क्लीनिंग जो है वो इजीली हो पाए और जो फ्लोर है वो ड्राई रहे, राइट? The food requirements of dairy animals are of two types. अब डेयरी एनिमल्स की अगर हम बात करें तो उनकी जो फूड रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं. पहला, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स. उनको मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स में आ जाता है कि हमको उनको किस तरीके से मेंटेन करना है, उन पर किस तरीके के एक्सपेंडिचर्स हमको करने होते हैं. Which is the food required to support the animals to have a healthy life. मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट में क्या आ जाएगा? जिस फूड की उनको रिक्वायरमेंट होती है एक हेल्दी लाइफ स्पेंड करने के लिए, राइट? ऑब्वियसली बात है, हमको भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है टू सर्वाइव, तो वैसे ही कैटल एनिमल्स को भी फूड की रिक्वायरमेंट होगी सर्वाइव करने के लिए. तो वो फूड जो कैटल एनिमल्स को रिक्वायर्ड होगा टू लिव अ हेल्दी लाइफ, वो आ जाएगा हमारी मेंटेनेंस कैटेगरी में. एंड द मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट. अब मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट में क्या आ गया? विच इज़ द टाइप ऑफ फूड रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड. जब लैक्टेशन पीरियड होता है, मतलब जब कोई काऊ मिल्क देती है या कोई भी कैटल मिल्क देता है तो उस पीरियड को बोला जाता है लैक्टेशन पीरियड. तो लैक्टेशन पीरियड में उनकी फूड की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो अलग हो जाती हैं, मतलब उनको नॉर्मल खाने के साथ साथ कुछ और भी खाने की रिक्वायरमेंट होती है. एनिमल क्या क्या होता है वो समझते हैं. एनिमल फीड इंक्लूड्स रफेज विच इज़ लार्जली फाइबर. उनको रफेज की रिक्वायरमेंट होती है. रफेज में जनरली फाइबर्स आ जाते हैं, राइट? तो एनिमल्स को फाइबर देना पड़ता है हमको सफिशेंट क्वांटिटी में. एंड कंसनट्रेट्स which are low in fiber and contain relatively high level of proteins and other nutrients. और कंसनट्रेट्स देने पड़ते हैं जिसमें कि फाइबर कम होता है लेकिन प्रोटीन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट? तो नॉर्मल डेज के कंपैरिजन में लैक्टेशन पीरियड में उनको
एक्स्ट्रा फूड रिक्वायरमेंट्स होती हैं जैसे कि रफेजेस और कंसनट्रेट्स, राइट। क्योंकि जब वो हेल्दी रहेंगे, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, तभी वो ज़्यादा क्वांटिटी में हमको मिल्क दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे, राइट। Cattle need balanced rations containing all nutrients in proportionate amount. कैटल्स को सारा जो न्यूट्रिशंस है वो एक प्रॉपर अमाउंट में चाहिए होता है, जैसे कि हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिशंस प्रॉपर अमाउंट में चाहिए होते हैं, राइट। आपने पढ़ा होगा बैलेंस डाइट। ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ मिल्क पे सरवाइव कर सकते हैं, या सिर्फ फ्रूट्स पे, या सिर्फ वेजिटेबल्स पे, या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स पे। हमको सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो वैसे ही कैटल्स को भी सारे तरीके के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं टू सर्वाइव। Besides such nutritious food material, certain feed additive containing micronutrients promote the health and milk output of dairy animals. और इन कुछ न्यूट्रिशियस फूड मटेरियल के अलावा कुछ एडिटिव्स भी उनको दिए जाते हैं, जिसमें कि जो मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, राइट। ताकि हमको जो मिल्क आउटपुट है वो और ज़्यादा अच्छा मिल सके, और ज़्यादा बेटर क्वालिटी का दूध हमको मिल सके, और ज़्यादा क्वांटिटी में हमको दूध मिल सके। कैटल सफ़र फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिजीजेज। अब कैटल्स जो हैं वो ऑब्वियसली बीमार भी पड़ते हैं, राइट। द डिजीजेज बिसाइड्स कॉजिंग डेथ रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन। कुछ डिजीजेज ऐसी होती हैं जिनसे उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन दूसरी कुछ और डिजीजेज होती हैं जिससे मिल्क प्रोडक्शन है वो अफेक्ट होता है, राइट। मतलब मिल्क प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है। अगर कोई काऊ या अगर कोई कैटल बीमार पड़ गया है, तो वो जो मिल्क देगा उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू बिफोर। अ हेल्दी एनिमल फीड्स रेगुलरली एंड हैज़ अ नॉर्मल पोस्चर। एक हेल्दी एनिमल की बात करें तो वो रेगुलरली फीड करता है, रेगुलरली खाना खाता है, और उसका जो पोस्चर होता है वो एक नॉर्मल पोस्चर होता है। द पैरासाइट्स ऑफ कैटल मे बी बोथ एक्सटर्नल पैरासाइट्स एंड इंटरनल पैरासाइट्स। और जो कैटल्स के पैरासाइट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल पैरासाइट्स होते हैं और इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं। द एक्सटर्नल पैरासाइट्स लिव ऑन द स्किन एंड मेनली कॉज स्किन डिजीजेज। आपने देखा होगा कि किन्हीं एनिमल्स के ऊपर उनकी स्किन के ऊपर कुछ अजीब से ऑर्गेनिजम्स हमको देखने को मिलते हैं, दैट आर बेसिकली द पैरासाइट्स, राइट। तो एक्सटर्नल पैरासाइट्स वो होते हैं जो उनकी स्किन के ऊपर रहते हैं और उनकी स्किन को हार्म पहुंचाते हैं, राइट। द इंटरनल पैरासाइट्स लाइक वॉर्म्स अफेक्ट द स्टमक एंड इंटेस्टाइन वाइल फ्लूग्स डैमेज द लिवर। और जो इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं वो उनकी बॉडी को इंटरनली अफेक्ट करते हैं, उनकी बॉडी को इंटरनली हार्म पहुंचाते हैं, उनके स्टमक को, उनकी इंटेस्टाइन को डैमेज करने का, उनकी स्टमक और इंटेस्टाइन को हार्म करते हैं, और जो फ्लूक है वो उनके लिवर को डैमेज करता है। इन्फेक्शियस डिजीजेज आर ऑल्सो कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस। काफ़ी सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ हो सकती हैं बैक्टीरिया और वायरस की हेल्प से, बैक्टीरिया और वायरस से काफ़ी सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ भी हो सकती हैं। आपको वी ऑल आर फैमिलियर कि बैक्टीरिया और वायरस जो है वो काफ़ी सारी डिजीज़ेज़ कर सकते हैं। वैक्सीनेशन आर गिवन टू फार्म एनिमल्स अगेंस्ट मैनी मेजर वाइटल एंड बैक्टीरियल डिजीज़ेज़। और इन डिजीज़ेस से बचने के लिए जैसे हम वैक्सीनेशन करवाते हैं, हमको आपने सुना होगा पोलियो का टीका लगना, राइट, स्मॉल पॉक्स का टीका लगना। तो इस तरीके के जो ये टीके होते हैं, वैक्सीनेशंस होते हैं, उस वैक्सीनेशन का मतलब होता है कि हमको उस बीमारी से बचाना, राइट। अगर हम उसका वैक्सीन लगवा लेंगे तो फिर हमारी बॉडी में उस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं, जिससे कि वो बीमारी हमारी बॉडी को अफेक्ट नहीं कर सकती है। तो जैसे हम लोगों का वैक्सीनेशन होता है, वैसे ही एनिमल्स में जो डिजीज़ होती हैं उनके लिए भी वैक्सीन्स बन चुके हैं, और उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाया जाता है ताकि जो कैटल हैं वो बीमार ना हो, राइट।
तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है जब भी हम कैटल रियरिंग की बात करते हैं या एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं. ओके, सो इन दिस वे कैटल रियरिंग जो है वो की जाती है और उनका प्रॉपर ध्यान रखा जाता है. Now in our next class we are going to discuss the poultry farming. Okay, so that's all for today's class, students. Thank you.